बताएं बीजी, कौन है वो जिसकी इस कमरे में आने की जरूरत हुई है? वो लहजे में फिर से इस्तफसार कर रहा था। बड़ी बेगम ने उसके चेहरे पर फैले तैश को बगौर देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए मध्यम लहजे में बोली, मैं हूँ दिलावर। मेरा बेचैन दिल मुझे बेकरार करके इस कमरे में ले आता है और मुझे खदशा है कि ये बेकरारी किसी दिन सबके लिए बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। वो इतना कहकर खामोश हो गई। दिलावर के चेहरे को देखा और फिर सर झुकाकर शर्मिंदगी के एहसास तले खामोशी से बैठ गई। दिलावर बख्त उनकी एक एक हरकत, अंदाज, लबो लहजे को बगौर देखता रहा। फिर उनका हाथ थामकर आहिस्तगी से बोला, चलें, उठें, इस कमरे से बाहर चलें। बड़ी बेगम उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई। वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजा चाबी से मुखल करने के बाद वो उन्हें उनके कमरे में ले आया। आराम करें बीजी, आपको अब आराम की जरूरत है। वो उन्हें बिस्तर पर लटाकर होले से बोला। वो आहिस्तगी से इस बात में सर हिला गई। बीजी, इस कमरे की चाबी। चंद एक बात मजीद करके वो जाने के लिए उठा तो हाथ फैलाकर इस्तफसार किया। बड़ी बेगम उसे देख कर रह गई। आपकी बेकरारी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चाबी दे दे बीजी। उन्हें खामोशी से तकता पाकर वो आम मगर अपने मखसूस सर्द लहजे में गोया हुआ। बड़ी बेगम ने चाबी खामोशी से उसके हवाले कर दी। दिलावर कमरे से बाहर चला गया। तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, इसका अदराक तुम दोनों को कभी ना हो पाएगा। मगर कमर और फारिया, मैं इससे ज्यादा तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई थी। एक लोमड़ी थी, बड़ी अयार, नहायत मक्कार। अपने फायदे के लिए वो किसी को भी बेवकूफ बनाने, नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं करती। और फिर उसकी मुलाकात हुई लूमर से। लूमर की संगत उसे बेहद भाई। दोनों एक जैसी फितरत के मालिक थे। मिले तो जंगल में मंगल सा समा हो गया। लूमड़ी को अपनी मक्कारी के साथ लूमर की रफाकत पर भी फख्र महसूस होने लगा। दिन भले गुजर रहे थे कि मिड भीड़ भेड़िए से हो गई। दोनों ने मिलकर भेड़िए को खूब सताया, मगर बुरा हुआ जो लूमर दाम में आ गया। और बुरा वक्त ही तो आजमाइश है। जैसे आजमाइश इंसान को परखती है, वैसे ही बुरा वक्त रिश्तों और अपनों को परखता है। लूमर की परख भी खूब हुई। उसने लोमड़ी को भेड़िए के सामने डालकर अपनी गर्दन बचा ली। धोखा उसकी फितरत थी, वो लोमड़ी को भी धोखा दे गया। उसने आंखें खोली तो अंधेरे से सामना हुआ। पहला एहसास जो मुतारफ हुआ वो शदीद तकलीफ का था। उसे अपना अंग अंग दुखता महसूस हुआ। उसने उठने की कोशिश की तो बुरी तरह तड़प उठी। एक सिसकती हुई चीख उसके हलक से बरामद हुई और कमरे की चार दीवारी से टकराती मादूम होती चली गई। ये तकलीफ कैसी थी, क्यों थी? उसे याद आने लगा। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर सया गलीज धब्बा हो। यावर बख्त दांत पीस कर गराते हुए बोले। साथ ही वो उसके दोनों हाथ पुश्त की जानिब फेर कर रस्सी से बांधने लगे। सज्जल मुसलसल कराह रही थी। तुम्हारी अयारियों में फंस कर मैंने अपनी फरिश्तों जैसी पाक बीवी पर बोहतान लगाया। उसकी हालत दिगर गू कर दी। उसे उसके महल से बेदखल कर दिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। बुरी औरत। यावर बख्त अब उसके पैरों को रस्सी से बांधने में मसरूफ थे। सज्जल ने उसे शोला बार नजरों से देखा और नागन की तरह फनकारी। तुम जैसे अय्याश मर्द औरत से नहीं, अपने बेलगाम नफ्स से धोखा खाते हो। तुम्हें बहकाने वाली तो मैं एक थी, मगर समझाने वाले तो कई थे। तुम्हारी फरिश्तों जैसी पाक दामन बीवी ने तुम्हें मेरा असल चेहरा दिखाने की कोशिश की, मगर तुम वारिस के लालच में सच जानने से इनकारी रहे। तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारी दुश्मन थी। यावर बख्त। सज्जल की जुर्रतमंदी पर यावर बख्त का खून खोल उठा। एक जन्नाटेदार थप्पड़ सज्जल के रुखसार पर निशान सब्त कर गया। उसका सर दीवार से बुरी तरह टकराया। सज्जल की आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। यावर बख्त उसे लात मारते हुए मगलातात बकने लगे। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इस मार और धुतकार पर उफ कर सकती।
وہ बामुश्किल उठकर बैठ पाई। जिस्म बुरी तरह दुख रहा था, हलक में कांटे चुभने लगे। प्यास की शदीद तलब के बाइस वो अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। ये उसी का कमरा था। यावर बख्त ने उसे खिड़की से बांध रखा था। वो इस कमरे के एक एक कोने से वाकिफ थी और ये भी बखूबी जानती थी कि कुछ फासले पर मौजूद मेज पर पानी से भरा जग रखा हुआ होगा, मगर रस्सी दराज ना थी। रस्सी खींची जा चुकी थी और जब रस्सी खींचती है तो फिर कुछ बाकी नहीं बचता। मुट्ठी में बंद सोना भी मुट्ठी की तरह फिसलता चला जाता है। याद रख मेरी बच्ची, जिंदगी एक नराले खेल का नाम है। इस खेल में तुम्हारा हर अमल एक ना एक दिन लौटकर तुम्हारे पास जरूर आता है। वो काम करो जिसका इस्तकबाल खुश दिली से कर सको। उसे आज एक तवील अरसे बाद माँ याद आई थी। वो अक्सर इन सब बहन भाइयों को लूमर लूमरी की कहानी सुनाकर ये सबक पढ़ाती थी। सबक तो सर से गुजर जाता था, मगर लूमरी की कहानी उसे याद रह गई थी। आज वो लूमरी की कहानी हस्बे हाल मालूम हो रही थी। दरवाजे पर आहट हुई थी। सज्जल ने बड़ी आस के साथ दरवाजे की जानिब देखा। चंद लम्हों बाद ही दरवाजा खुल गया। अगले ही सानिये अंधेरे में डूबा कमरा रोशनी में नहा गया। उसने चंद दुधियाई हुई आंखों से यावर बख्त के तने चेहरे को देखा। आओ यावर बख्त, मेरी बेबसी का तमाशा देखो। कोई और सजा देनी है तो वो भी दे दो। सज्जल ने नढाल से लहजे में यावर बख्त को पुकारते हुए कहा। उसके लहजे में तंज की आमेज़श थी। यावर बख्त उसकी बात पर तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर चले आए। हंस लो यावर बख्त, कमजोर औरत पर जुल्म करके हंस लो। सज्जल की तंज में डूबी आवाज पर यावर बख्त हंसते चले गए। तुम जैसी औरत और कमजोर, आज मैंने ये जान लिया है कि औरत कमजोर नहीं होती, वो बहुत ताकतवर होती है। मुझे सबीहा याद आ रही है। उसे मैंने बड़ा धोखा दिया, बहुत बुरा किया उसके साथ, मगर वो इस जुल्म को सह गई। ना उसने एहतजाज बुलंद किया और ना ही वो मेरे रास्ते में फिर आई। वो जुल्म सह गई। बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत ताकतवर जो थी वो। यावर बख्त हसरते अमेज लहजे में कहते हुए सज्जल के रूबरू आ बैठे। सज्जल उन्हें कीना तोड़ निगाहों से देखती रही और फिर अचानक हंसने लगी। हंसते हंसते नढाल हुई तो कहने लगी, सच कहा है किसी ने। मर्द को उसकी बेवफाई का अदराक किसी दूसरी औरत से धोखा खाने के बाद ही होता है। धोखा मैंने अगर किसी औरत से खाया होता तो यूं रूह छिलनी ना होती। तुम तो एक फितना निकली सज्जल। मैं तो एक फितने का शिकार हुआ हूँ। मेरा खसारा, मेरा गम तो देखो और खुद को देखो। मेरे सामने हो मगर जिंदा हो। यावर बख्त का लहजा काटदार था तो निगाहों में हकारत पोशीदा थी। मैं अगर फितना हूँ तो मुझे फितना बनाने वाला कौन? तुम जैसा कोई मर्द। एक मेरा बाप, दूसरा मेरा खरीदार और तीसरा मेरा यार। गौर करो लफ्जों पर और खुद फैसला करो कि मेरी जिंदगी एक बदसूरत सानिया है और सानिया के बतन से कभी फूल नहीं खिला करते, वो भी जख्मी नागन की तरह फनकारी। कंवल का फूल कीचड़ में खिलता है। सज्जल बीबी, तुम जितने भी जवाज घर लो, हकीकत यह है कि तुम एक ऐसी औरत हो जिससे ना कोई मोहब्बत कर सकता है ना हमदर्दी। आज अपने बाप को कोसती हो। तुम खुद क्या हो जिस बदनामी के दाग को अपने तन में पाल रही हो? कभी सोचा है कि कल उसे क्या जवाब दोगी? यावर बख्त ने उसे धुतकारते हुए आईना दिखलाने की कोशिश की। जिंदगी का भरोसा क्या यावर बख्त, क्या खबर कल हो ना हो। मैं तो इस मौत की मुंतजिर हूँ जिसकी घाट में तुम मुझे उतारने वाले हो। वो खोखली हंसी हंसते हुए बोली। तुम्हारी खुशफहमी है सज्जल कि मैं तुम्हें मौत जैसी आसान सजा दूंगा। तुम जियोगी सज्जल इस बंद कमरे में, घुट घुट कर जियोगी। इस कमरे को मैं हर आसाइश से भर दूंगा, मगर वो आसाइश तुम पर हराम होगी। तुम हरीस औरत हो, तरसोगी, तड़पोगी, जिंदगी तुम पर तंग हो जाएगी, मगर तुम जियोगी और फिर ये बच्चा मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। ये कमरा नहीं सज्जल, आज से तुम्हारी कब्र है।
यावर बख्त धुआंधार अंदाज में गर्ज बरस कर एक जोरदार ठोकर उसे रसीद करके कमरे को बाहर से बंद करके वापस चले गए। घंघोर अंधेरा एक बार फिर सज्जल का मुकद्दर बन गया। वो सफेद रंग की दिलकश पोशाक पर सर पर लिए खिड़की के साथ लगी खड़ी थी। दिलावर की गाड़ी उसकी निगाहों की जद में थी। वो उसकी नजरों के सामने घर के अंदर दाखिल हुआ था और अब तक वो कमरे में नहीं आया था। यकीनन बीजी से मुलाकात की गर्ज से उनके कमरे में मौजूद होंगे। ना जाने बीजी तुमसे क्या कहें, तुम कैसा रद्द अमल दो। दिल ना जाने क्यों तुमसे मुलाकात से आज बहुत खौफजदा है। वो सहमी सहमी सी खुद से हम कलाम थी। कमरे का दरवाजा इसी पल होले से वाह हुआ। कमर जहां चौंकते हुए पलटी। सामने दिलावर था, मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। दिलावर, वो बेकरारी से उसकी जानिब बढ़ी और सीने से जा लगी। बहुत याद आ रहे थे तुम, इतनी देर कर दी तुमने वापस लौटने में। पता भी है मेरा दिल बहुत घबरा जाता है। वो उसके सीने से लगी शिकवा किना थी। दिलावर ने कमर जहां के रेशमी बालों को सहलाते हुए खुद से अलग किया और फिर वो धीरे से कहने लगा, मोहब्बत में दिल घबराया नहीं करता कमर, महबूब के लिए तड़पता है। बात को ना पकड़ो, दिल मेरे एहसासात जज्बात को समझो। मैं आलमे दीवानगी में तुम्हें याद करती रही और तुम मेरे पास इतनी ताखीर से आ रहे हो। कमर जहां ने खुफगी भरे अंदाज में दिलावर को देखते हुए जताया, फिक्र ना करो, अब आ गया हूँ तो तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा, सारी खुफगी मिटा दूंगा। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है, मेरे दिल को आज आबाद करना है। जितने दिन तुमसे दूर रहा वीरानी छाई रही मेरे दिल पर। कमर जहां आज दिलावर को सैराब कर दो, वो मैंने खेज अंदाज में कहता हुआ कमर जहां की जानिब बढ़ा। कमर जहां ने वालहाना अंदाज में उसे खुश आमदीद कहा। तुम नहीं जानते, दिल तुमसे मिलकर आज मेरे जिस्म के पोर पोर में सुकून उतर गया है। कमर जहां सरशारी से कह रही थी। बीजी ने कुछ नहीं कहा था, वो जान चुकी थी और बीजी की मशकूर भी थी। तुम जो चाहते हो अभी अपने हक में लिखवा सकते हो, अलबत्ता ये बंगला मेरे नाम रहेगा। बख्त इंडस्ट्रीज के जिम्मेदारों में से तुम पहले ही शामिल हो चुके हो। मजीद जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। महमूद बेग यावर बख्त के बुलावे पर उनके ड्राइंग रूम में बैठा मामलात तय करने में मसरूफ था। यावर बख्त की पेशकश पर वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारे इस मामूल रवैये की। मेरी तवक्कात के बरखिलाफ तुम्हें अपनी ज़मीनें, जायदादें, हत्ता के कारोबार में भी मुझे हिस्सा देने को तैयार हो। तुम इतनी आसानी से कैसे रजामंद हो गए? मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अब इस ख़ानदानी जंग को। अपने बाप का हिसाब किताब अब खड़ा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब मेरे बाप का गुनाह यूं ज़बान ज़द आम हो, और ये भी नहीं चाहता कि अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी किसी चाल का शायबा हो। मैं ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ। महमूद बेग यावर बख्त इंतहाई संजीदगी से गोया हुए। उनकी बात सुनकर महमूद बेग कुछ सानिये तक खामोश रहा, फिर तवक्कुफ के बाद बोला तो लहजे से नदामत झलक रही थी, काश तुमसे ताल्लुक दुश्मनी का नहीं होता यावर बख्त। ना तुम बुरे थे ना मैं बुरा था, बस हालात के मारे, किस्मत के डर से लोग थे हम दोनों। महमूद बेग की बात पर यावर बख्त ने अफसुर्दगी से मुस्कुराने पर इक्तफा किया। एक बात पूछूं यावर बख्त? महमूद बेग फिर गोया हुआ। जरूर पूछो। सज्जल का क्या करोगे? वो उम्मीद से है, क्या उसे मार दोगे? महमूद बेग ने झिझकते हुए दरियाफ्त किया। वैसे भी यावर बख्त से मुसालहत के बाद महमूद बेग को अपना हर इंतकाम ज़्यादती महसूस होने लगा था। सज्जल मेरी मुजरिम है, उसके साथ मैं जो मामला रखूं तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूं। यावर बख्त के कत्इयत से दिए गए जवाब पर महमूद बेग खामोश हो गया। मेरे ख्याल से हमारे दरमियान तमाम मामला तय पा गए हैं।
तुम इन दस्तावेजात को भी बगौर पढ़ लो। मुत्तमिन हो जाओ तो मैं अपने वकील को बुलवा कर हतमी तौर पर मामलात तय कर लूँगा। यावर बख्त अपनी जगह से उठते हुए बोले तो मजबूरन महमूद बेग को भी उठना पड़ा। ठीक है यावर बख्त, मैं ये दस्तावेजात पढ़कर जल्द ही तुम्हें मुत्तला कर दूंगा, महमूद बेग ने जवाब दिया। एक बात और महमूद बेग, बंटवारे के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। मुलाकात के इख्तिताम पर यावर बख्त ने महमूद बेग को बावर कराया। मुझे मंजूर है यावर बख्त, महमूद बेग ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। यावर बख्त ने उसका हाथ थामते हुए बगौर उसका चेहरा देखा और फिर अलविदा कह दिया। महमूद बेग के रुखसत होने के बाद वो पुरसोच अंदाज में टेलीफोन सेट की जानिब बढ़ गए थे। गुफ्तुम के रोशन अज कमर गुफ्ता के रुखसारे मनसत, गुफ्तुम के शीरी अज शुकर गुफ्ता के गुफ्तारे मनसत, गुफ्तुम तरीके आशिकां गुफ्तुम वफादारी بود, गुफ्तुम मिलन जोरू जफा गुफ्ता के ई कार मंस्त। कमरे में कमर जहां की मुतरन्नम आवाज गूंज रही थी। वो आंखें मूंदे बिस्तर पर दराज था। उसकी मुस्कुराहट बताती थी कि जैसे वो तसव्वुर में किसी और ही जहां में जी रहा हो। वो उसके सामने थी, सफेद कीमती लिबास में मलबूस किसी कमल के फूल की मानिंद खिलती हुई। वो उसके रूबरू थी। उसके गुलाबी हुनाई हाथ की खुशबू दिलावर की सांसों को मसहूर करने लगी। गुफ्तुम के मूरी आपरी गुफ्ता के मनशा जहां, गुफ्तुम के खसरू नातवा गुफ्ता के पर सितारे मनसत। और उसकी नाजुक हनाई कलाई दिलावर के मजबूत हाथों की कैद में थी। तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। वो वालहाना अंदाज में कमर जहां के नजदीक होता हुआ बोला। कमर जहां मसरूर हो गई। वो खुद पर नाज़ा थी कि उसकी गायकी, उसकी आवाज, उसके सोज से उसके शोहर को इश्क है। वो किसी जरूरी बात को कहने की गर्ज से वापस लौटा था, मगर उसके कदम यावर बख्त की आवाज सुनकर थम गए। यावर बख्त किसी से फोन पर महब गुफ्तगू थे। नहीं, अभी नहीं, जिस दिन मैं कहूँ काम उसी दिन तमाम हो जाना चाहिए। महमूद बेग को अब मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। तुम बस मेरे इशारे का इंतजार करो। यावर बख्त महमूद बेग की मौजूदगी से बेखबर कह रहे थे। महमूद बेग बेयकीनी के आलम में उल्टे कदमों वापस लौट गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यावर बख्त उसे धोखे में रखकर यूं रास्ते से हटाने की तरकीबें लड़ा रहा है। धोखा? तुमने धोखा दिया मुझे यावर बख्त, तुम भी अपने बाप की तरह धोखेबाज निकले। वो घर लौटकर इज़्तिराबी कैफियत में टहलते हुए चीखा। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन करके अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम मेरी जिंदगी को मौत के सुपुर्द करने के मंसूबे बना रहे हो। छोड़ूंगा नहीं यावर बख्त, तुम्हारे हर इरादे नाकाम बना दूंगा। महमूद बेग शायद तैश के आलम में दीवार पर मुकाम मारते हुए गिराया। यावर बख्त, ये अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं करता क्या हूँ। जीने के काबिल छोड़ूंगा, ना ही मरने के। हर खुशी तुम पर हराम कर दूंगा मैं। गुस्से की शदीद लहर उसे गजब ना किए दे रही थी। वो जख्मी शेर की मानिंद बेताबी के आलम में टहलता हुआ आगे का लाहे अमल तरतीब देने लगा था। वो नींद से बेदार हुई तो मजाज इंतहाई बिगड़े हुए थे। उसने नागवार सी नजर मुसलसल बजते मोबाइल पर डाली। कॉल हमाद की थी। एक गहरी सांस अपने अंदर उतार कर फारिया ने दीवार पर नस्ब घड़ी की तरफ देखा। उसे शिफ्ट पर जाना था, मगर इतना वक्त उसे मुयस्सर था कि मुख्तसर ही सही हमाद से कॉल पर बात हो सकती थी। यही सोचकर उसने थके थके से अंदाज में कॉल रिसीव की। हेलो फारिया, कैसी हो? कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, मगर तुम पता नहीं कहाँ मसरूफ हो, जबकि तुमने वादा कर रखा था कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा हर मुमकिन हद तक साथ दोगी। हमाद पुरजोश अंदाज में कहते हुए यकदम शिकवा किना हुआ। मैं तो वादे पर अपने पूरा उतरी हमाद, मगर तुम कहाँ थे? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, मैसेजेस किए, मगर तुमने ना कोई जवाब दिया ना ही कॉल की। फारिया ने भी जवाबी शिकवा किया।
यार तुम जानती तो हो किस कदर परेशानी में मुब्तला था, बल्कि शायद तुम्हें इल्म नहीं कि भैया जानी मौत के मुंह में जा पहुंचे थे, बड़ी मुश्किल से जिंदगी की तरफ लौटे हैं, तो कुछ सुकून मिला दिल को। उस दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ मगर तुमने मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। वो उसका गुस्सा कम करने की गर्ज से सूरत हाल बताने लगा। जानता था कि इतने दिनों से बातचीत ना होने पर फारिया सख्त खफा है। हाँ, मैं बिल्कुल जानती थी कि हमाद के अरसल भैया की हालत तशवीशनाक है और ये सब कुछ मुझे तुमने नहीं, तुम्हारे घर वालों ने बताया। तुम तो अपना मोबाइल अपनी सो कॉल्ड बहन शबनम के हवाले करके मुझे सिरे से फरामोश कर गए, मगर मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से बेखबर नहीं रही। फारिया की नाराजगी बदस्तूर बढ़ती रही। हमाद उसकी बात पर जेरे लब मुस्कुरा उठा। उसे अच्छा लगा था फारिया का यूं उसे और उसके घर वालों को लेकर फिक्रमंद रहना। तुम्हें पता है फारिया, आज मेरा दिल अपनी पसंद पर नाजा है। मुझे फख्र है कि मेरी मोहब्बत तुम हो। मैं तुम्हें वक्त ना दे सका मगर फिर भी तुम मेरे और मेरे घर वालों के साथ रही। शुक्रिया फारिया, मेरे साथ साथ मेरे घराने को भी अपना समझने के लिए। हमाद के लहजे में मोहब्बत और चाहत के रंग खिले हुए थे। मोहब्बत की शीरीनी फारिया की नाराज़ी उसके गुस्से को पिघला गई। मगर तुम बहुत बुरे हो हमाद, मैं इतनी फिक्रमंद ही तुम्हारे लिए और तुम अपना मोबाइल शबनम के हवाले करके बेफिक्र हो गए। पता भी है कि कितनी सर्द मोहरी से बात करती थी वो मुझसे, और अक्सर औकात तो मेरी कॉल्स भी डिस्कनेक्ट कर देती थी। इट वॉज सो इंसल्टिंग फॉर मी। ये मेरे लिए इंतहाई हद तक अमेज रवैया था। शिकवा अभी भी उसके लहजे से झलक रहा था। यार वो बहुत नादान है, प्लीज उसकी किसी बेवकूफ़ी को बुरा ना मानो। छोटी बहन समझकर दरगुजर कर दो। वो खुद भी बहुत परेशान थी, तब ही ऐसा रवैया इख्तियार कर गई होगी। हमाद ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। ये सब तो ठीक है, मगर तुम उसके साथ साहिल समंदर पर बड़ा घूम रहे थे, खिलखिला कर हंस रहे थे। फारिया मान गई थी, फिर भी नरूठेपन से बोली। हमाद उसकी बात पर कहका लगाते हुए हंस पड़ा। उसकी फेरोज हसन से बात हुई थी। उन्होंने भी फारिया का ये शिकवा उस तक पहुंचाया था और समझाते हुए कहा था, देखो बेटा, फारिया के दिल में मैंने बदगुमानी पिनपती हुई देखी है। वो शबनम से खफा है कि वो तुमसे उसकी बात नहीं होने दे रही। गलती ना तो शबनम की है और ना ही फारिया की, ये गलती तुम्हारी है जो उसकी तरफ से इस कदर लापरवाह हो रहे हो। कितनी बेजमीर हो तुम फारिया, बस चंद लम्हे क्या देख लिए, कुछ भी सोच लिया। जानती हो वहां मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर तुमसे बातें करता रहा। क्या बताऊं फारिया, क्या क्या सोचता रहा। अपने मुस्तकबिल के ख्वाब तुम्हें बताऊं तो तुम इसी पल दौड़ कर मेरे पास चली आओ और फिर मैं तुम्हें अपने संग कूंचा के साहिल पर ले चलूं, जहाँ सुकून ही सुकून है, राहत ही राहत है। वो खमार आलूद लहजे में कह रहा था। फारिया उसकी बातों में खो सी गई। सारे शिकवे बदगुमानियां भाप बनकर उड़ गई। वो होले से मुस्कुरा दी। तुम्हारे मुस्तकबिल के ख्वाब मुझे यहाँ के साहिल समंदर पर तुम्हारे संग कदम से कदम मिलाकर चलते हुए सुनना है। ये बताओ कब आ रहे हो वापस। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर खुद को कितनी अकेली महसूस कर रही हूँ। ढेरों बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है हमाद। समझो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत जल्द वापस आ रहे हैं हम दोनों, क्योंकि बाबा जानी अरसल भैया से मिलना चाहते हैं। बाबा यहाँ के लिए रवाना होंगे और हम दोनों पाकिस्तान के लिए। वो उसे खुशखबरी सुनाते हुए बोला, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ आओ तो सही, एक सरप्राइज मौजूद है तुम्हारे लिए। फारिया खुशी से चहकते हुए बोली, वाह भाई, कैसा सरप्राइज। हमाद खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ। तुम आओ तो सही, फिर बताऊंगी तुम्हें। अब तो जल्द ही वतन लौटना पड़ेगा डियर। हमाद खुशगवारियत से बोला, जी जाने मन, आप वतन लौटने की तैयारी करें और माँ बदौलत हॉस्पिटल सुधारने की तैयारी करते हैं। फारिया हंसते हुए बोली तो हमाद ने भी देर हो जाने के ख्याल से अलविदा कहा। कितनी लंबी बातें करते हैं फारिया से, दिल नहीं भरता क्या आपका। वो कॉल से फारग हुआ ही था कि शबनम नाक बू चढ़ाती उसके पास चली आई। हमाद ने चौंक कर शबनम को देखा। उसकी निगाहों में अजीब सा तासुर था। हमाद इस तासुर को कोई नाम ना दे सका, मगर शबनम का फारिया के हवाले से यूं चिड़चिड़ेपन से बात करना उसे जरा ना भाया था, इसलिए टोके बिना ना रह सका।
ओह नो! यूं बड़ों के हवाले से बात नहीं करते। शबनम और फारिया के लिए वैसे भी तुम्हें एहतराम से बात करनी चाहिए। गुज़श्ता दिनों तुमने फारिया से बात भी नहीं करवाई। फारिया सख्त खफा है तुमसे। टोकने के साथ वो जताना भी ना भूला। मैंने अगर बात नहीं करवाई तो फारिया मुझसे खफा है ना? आपसे तो नहीं, शबनम ने बेनियाजी से जवाब दिया। हमाद ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो संजीदगी से बोला। उसकी संजीदगी पर शबनम घड़बड़ा सी गई। मेरा मतलब है कि इस वक्त हम अरसल भैया की वजह से बेहद परेशान थे। बस इसी वजह से आपको बताना भूल गई थी। तो कोई बात नहीं, वो नजरें चुरा कर बोली। हमाद हंकारा भरते हुए मलबूसात के एक आउटलेट की जानिब बढ़ गया। शबनम भी उसके पीछे चल दी। एक भूरे रंग का कोट था जो फारिया के लिए हमाद को बेहद पसंद आया था। वो गहरी दिलचस्पी से इस कोट को देखने लगा। बहुत खूबसूरत है ना ये गिफ्ट? शबनम उसके अकब में खड़ी थी, धीरे से बोली। हाँ, बहुत खूबसूरत है, और फारिया पर तो और भी अच्छा लगेगा। हमाद मुस्कुराते हुए जेरे लब बोला, मगर शबनम उसकी बात सुन चुकी थी। उसी पल वहां मारियाना और अरसल की भी आमद हुई। क्या खरीदा जा रहा है भाई? मारियाना ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखकर पूछा। ये कोट, ये बहुत खूबसूरत है, काश मैं इसे खरीद सकूं। शबनम ने अजीब हसरत के आलम में फौरन से पेशतर जवाब दिया। हमाद उसकी बात पर बुरी तरह चौंकते हुए उसको देखने लगा। वो फैसला ना कर पाया कि इस कोट को फारिया को गिफ्ट करने का ख्याल शबनम जान चुकी थी या फिर वो भी इस कोट को पसंद कर बैठी। अरे इतनी सी बात, चलो ये कोट मेरी तरफ से अपनी प्यारी सी बहन को तोहफे में मिल गया। अब खुश? अरसल ने मुस्कुराते हुए शबनम की ख्वाहिश पूरी कर दी। जी, बहुत ज्यादा खुश, वो बेतहाशा खुश होते हुए बोली। साथ ही एक चोट नजर उसने हमाद के उतरे हुए चेहरे पर डाली। एक सुकून का एहसास अंदर तक उतर गया था। हमाद, अब आपकी हर पसंद सिर्फ मेरे लिए होगी, फारिया के लिए तो अब कुछ भी नहीं। वो दिल ही दिल में मौसम इरादा करते हुए खुद से बोली। तुमने फारिया के लिए कुछ खरीदा है हमाद? मारियाना ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। मुझे लड़कियों की खरीदारी का कुछ खास तजुर्बा नहीं, और यहाँ तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हमाद ने मुस्कुराते हुए अपनी मजबूरी बयान की। शबनम बदमजासी हो गई। फिक्र न करो, मैं हूं ना। वैसे तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो। पिछली मर्तबा शबनम के लिए शॉपिंग भी मैंने की थी। इस बार तुम्हारी फारिया के लिए भी खरीदारी का फरीजा मां बदौलत अंजाम दे देती है। मारियाना ने खुशगवारियत से कहा तो हमाद भी खुश दिली से मुस्कुरा दिया। स्याह अंधेरी गार जहां वहशतों का शोर बरपा था, हर सू अंदेशे रेंगते थे, खौफ फन फिलाए फनकाते थे। अंधेरे में डूबा हुआ कमरा उसे स्याह अंधेरी गार महसूस होने लगा था। यही कमरा था जहां जिंदगी उस पर रश्क करती थी। अयाशी का हर सामान अब भी जूं का त्यों मौजूद था, बस उसकी किस्मत बदल गई थी। कितने दिन हो गए उसकी आंखों में रोशनी ना उतरी थी। यावर बख्त ने इस कमरे की खिड़की के बाहर से लकड़ी के तख्ते लगवाकर खिड़की को बंद कर दिया था। यावर बख्त ने इस कमरे को हकीकतन उसके लिए कब्र बना दिया था। दरवाजे पर आहट हुई। यावर बख्त की आमद मुतवक्का थी। इसके अलावा यहाँ आने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। हस्बे तवक्का यावर बख्त खाने की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुए। सज्जल अपनी पूरी तवानाई मुजतमा करके उठकर बैठने लगी। जिद, अक्कर, अना, गुस्सा अब उसके मजाज से मफकूद होता जा रहा था। जिस्म को खुराक की जरूरत थी। ट्रे उसके सामने रख दी गई थी, दाल और सूखी रोटी। उसने मदद तलब निगाहों से यावर बख्त को देखा। वो उसकी निगाहों का मफहूम समझकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर दाल में भिगोकर सज्जल को खिलाने लगा। सज्जल हर बात भुलाए बड़ी रुगबत से खाना खाने लगी। यावर बख्त उसका चेहरा बगौर देखने लगा। उसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे। वो रोशन हसीन चेहरा जर्द होंठ पपड़ी ज़दा हो रहा था। उसका शादाब जिस्म सूखी हुई डाली जैसा बेरोनक हो गया था। इस मुख्तसर अरसे में सज्जल क्या से क्या हो चुकी थी। यावर बख्त बगौर सज्जल को देखने लगे। मुझे गुस्ल खाने जाना है, उसने खाना खत्म करने के बाद होले से कहा। यावर बख्त ने बिना कुछ कहे उसके हाथ पैर खोल दिए।
सज्जल सुस्त रुई से चलती हुई गुसल खाने की जानिब भरने लगी। यावर वक्त उसकी लड़खड़ाती चाल बगौर देखते हुए गहरी सोच में गुम हो गए। सज्जल को जिंदा रखना है जब तक उस बच्चे की वलादत ना हो जाए, और एक बार बच्चा दुनिया में आ जाए तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी ख्वाबों में भी ना सोचा होगा। वो अपने ख्यालों में गुम हिकमत अमली मुरतब कर रहे थे। तब ही सज्जल गुसल खाने से निकली। उसका चेहरा भीगा था। यावर बख्त को वो चेहरा जर्द चांद जैसा लगा। तब ही यकदम सज्जल चकरा कर वहीं गिर पड़ी। यावर बख्त चुप सादे बैठे उसे देखते रहे थे। तुमने ये ब्रेसलेट देखा? किस कदर हसीन है। अगर मुझे कोई ये तोहफा देता तो मैं नहायत खुश होती और शुक्रगुजार भी। वो चारों इस वक्त एक मशहूर ज्वेलरी शॉप में मौजूद थे। मारियाना ने एक इंतहाई हसीन और नाजुक ब्रेसलेट को अपनी कलाई पर सजाते हुए हमाद से कहा। अलबत्ता उसकी मैनी खेज निगाहें अरसल के चेहरे पर जमी थी। अरसल उसकी बात का मफहूम समझकर ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। फिक्र ना करें, मेरे भैया का दिल बहुत बड़ा है। वो आपको उससे भी कहीं बेहतरीन तोहफा देंगे। फिलहाल ये ब्रेसलेट तो मेरी फारिया का हुआ। हमाद शौकी से कहते हुए ब्रेसलेट को देखने लगा। हाँ, और फारिया पर जचेगा भी बहुत। मारियाना ने ब्रेसलेट हमाद के हवाले करते हुए कहा। हमाद भाई, मुझे भी तो दिखाएं ये ब्रेसलेट। शबनम के कहने पर हमाद ने ब्रेसलेट उसके हाथ में थमा दिया। वो पुरशौक निगाहों से उसे देखते हुए ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहनने लगी। उफ अल्लाह, कितना हसीन लग रहा है ना ये मेरी कलाई पर। यूं लगता है जैसे मेरे लिए ही बना हो। वो अपनी कलाई घुमाकर देखते हुए इश्तियाक अंदाज में बोली। हमाद को उसकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरी। इंतहाई शदीद किस्म की खुशफहमी हुई है तुम्हें छोटी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे इस मोटी सी कलाई में। ये ब्रेसलेट फारिया के लिए है और उसे ही अच्छा लगेगा। हमाद ने प्यार से एक चिपत उसके सर पर रसीद करके जताते हुए लहजे में कहा। उसकी इस हरकत पर मारियाना हंस पड़ी। खुफत का शिकार शबनम मुस्कुरा कर रह गई। ब्रेसलेट पैक करवा कर वो लोग ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गए। मारियाना उन्हें एक रेस्टोरेंट का बताने लगी जहां का खाना बेहद मुनफरिद और लजीज था। वो लोग पूंचा बीच के किनारे इस रेस्टोरेंट में जा पहुंचे। ये वही रेस्टोरेंट था जहां मारियाना सोफिया के हमरा लंच में मसरूफ थी और अरसल उन्हें छुप छुप कर देख रहा था। खाना ऑर्डर करने के बाद मारियाना हमाद के इस्तफसार पर अपनी और अरसल की पहली मुलाकात का अहवाल सुनाने लगी। अरसल दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी हर बात पर इस बात में सर हिलाता तस्दीक की मोहर सब्त किए जा रहा था। वाओ, कितनी खूबसूरत मुलाकातें थी ना आप दोनों की, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन मिलते हैं। शबनम ने मुतासर कुन लहजे में चहकते हुए कहा। बस शुक्र गाने वगैरह नहीं गाए आप लोगों ने। हमाद भी छेड़खानी से बाज ना आया। हमने नहीं गाए तो क्या हुआ, गाने गाने की ख्वाहिश तुम और फारिया पूरी कर लेना। अरसल ने जवाबन हमाद को छेड़ा। हाँ, भाई की शौकी पर हमाद एक जानदार कहका लगाते हुए हंस दिया। हमाद भाई तो वाकई गाने गा लेंगे, मगर फारिया वो तो नहायत नकचड़ी है। उन्हें तो सिर्फ बातें सुनानी आती हैं। शबनम ने मुंह बसोर कर लुकमा दिया। हमाद की हंसी यकदम थम गई। वो शबनम को हैरत से बगौर देखने लगा। आज वो उसे ना जाने क्यों बात बात पर चौंका रही थी। क्या वाकई फारिया इतनी बदमजाज है? अरसल और मारियाना ने हम आवाज इस्तफसार किया। ये अलग बात है कि उनके लहजे में शौकी का रंग वाज़िया तौर पर नुमाया था। ऐसी कोई बात नहीं है, फारिया बहुत अच्छे मजाज की है और भैया जानी आपके लिए तो वो काफी परेशान भी रही है। बहुत दुआएं की हैं उसने भी, हमाद ने वजाहत से बताया। हाँ, बहुत परेशान रही है। तब ही अरसल भैया की तबीयत खराब होने पर मुझसे लड़ती रही है। शबनम एक बार फिर मुंह बसोर कर बोली। हमाद उसे घूर कर रह गया। उसको शबनम से इस कदर ला यानी बेसरोपा बातों की बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। तुमसे क्यों लड़ती रही है फारिया? मारियाना को ताज्जुब ने आन घेरा। हमाद भाई का मोबाइल मेरे पास था और वो डॉक्टर्स के साथ मसरूफ थे, तो फारिया की कॉल पर अमूमन मैं ही बात कर लेती थी। बस इसी बात पर गुस्सा करती थी वो।
शबनम ने बेनियाजी से जवाब दिया। उसकी बात पर हमाद चुप साध गया। ये इंतहाई ज़ाती बात थी जिसका चर्चा शबनम ने अपनी नादानी के सबब बीच मैदान में कर दिया था। ओ शबनम, तुम नहीं समझोगी। फारिया हमाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है और बात ना होने पर परेशानी के आलम में तुमसे उलझ पड़ी होगी। तुम ये बातें नहीं समझोगी। ये बातें वही समझ सकता है जिसे मोहब्बत ने जेर का रखा हो। क्यों हमाद? मैं ठीक कह रही हूँ ना? मारियाना ने बेहद मुस्बत अंदाज में शबनम की बात का मतलब निकालते हुए हमाद की जानिब देखते हुए कहा और अपनी बात की तस्दीक चाही। हमाद मारियाना की बात पर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गया। यानी मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि कल अगर किसी लड़की का मसला दरपेश हो तो तुम भी यूं ही झगड़ा करोगी मेरे साथ। अरसल ने दिलचस्प निगाहों से मारियाना को देखते हुए छेड़ा। तुम्हें क्या खबर अरसल, जब तुम नींद में गर्क ख्वाबों की वादी में खोए हुए थे तब भी मैं तुम्हारे लिए कई लोगों से झगड़ चुकी थी। मारियाना ने बरमला एतराफ किया। अच्छा, किन किन लोगों से? अरसल की दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। मैया से? मारियाना ने जवाब दिया। मैया से? मगर क्यों? वो तो तुम्हारी बेहतरीन सहेली है। अरसल को ताज्जुब हुआ। मैया बहुत बदल गई है अरसल, बहुत सती बातें करने लगी है। तुम्हारे हवाले से उसने बहुत गलत बातें की थी जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मारियाना के कहने पर अरसल मजीद सवाल करने लगा। मारियाना उसे मैया की एक एक बात तफसील से बताने लगी। शबनम इन दोनों की बातों से बेनियाज खाना खाने में मसरूफ थी, जबकि हमाद उलझन भरी निगाहों से उसे देख रहा था। कुछ ऐसा जरूर तो था शबनम के चेहरे पर जो हमाद को बुरी तरह खटकने लगा था। सज्जल के लबों से कराह निकली थी। तब ही बुत बने बैठे यावर बख्त के जिस्म में हरकत पैदा हुई। उन्होंने घबरा कर सज्जल को देखा जो कुछ फासले पर जमीन पे पड़ी गनूदगी के आलम में कराह रही थी। अरे नहीं नहीं, ये क्या गजब हो गया। इसे अभी मरना तो नहीं चाहिए जब तक बच्चा मुझे मिल ना जाए। मैं सज्जल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो खुद कलामी के अंदाज में बुरबुराते हुए सज्जल की जानिब बढ़े। कलाई थाम कर उसकी नब्ज चेक करने लगे। नकाहत और कमजोरी के बायस उसकी सांसों की रफ्तार बेहद मध्यम थी। उन्होंने अजलत के आलम में उसे फर्श से उठाकर बिस्तर पर लटाया और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ पल में वापस लौटे तो इन के हाथ में पानी का एक गिलास था। वो सज्जल के चेहरे पर पानी के छींटे मारने के साथ साथ उसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगे, मगर उनकी काविश नाकाम रही। पानी गिलास से छलक कर सज्जल के कपड़ों को तर कर गया था। वो बदहवासी के आलम में कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर को घर बुलाकर चेकअप कराना होगा, वो भी किसी ऐसे डॉक्टर को जो इस सूरत हाल को सिगाए राज में रखने पर आमादा हो। गाड़ी बड़क रफ्तारी से चलाते हुए वो मुख्तलिफ सोचों में घिरे हुए थे। यावर बख्त से इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले मुझे सज्जल को बचाना होगा। बहुत गलत किया मैंने यावर बख्त पर एतबार करके। बदबख्त है तुम, इसी बख्तावर की औलाद। धोखा तो फितरत में शामिल है। महमूद बेग उन्हीं सोचों में गलता यावर बख्त के घर पहुंचा। शदीद गर्मियों के दिन थे। गलियों में सन्नाटा महव रक्स था। वो नजर बचाकर घड़ी की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ था। सद शुक्र घर के अंदरूनी हिस्से का दरवाजा खुला हुआ था। होशियारी से चारों इतराफ नजरें दोहराता हुआ दबे पांव अंदर दाखिल हुआ और जल्द ही घर में फैले सन्नाटे ने एहसास दिलाया कि घर का मकीन फिल वक्त मौजूद नहीं। वो सुबक रुई से एक एक कमरे का दरवाजा खोलकर झांकने लगा। निचली मंजिल वीरान थी। वो बलाई मंजिल पर पहुंचा तो एक कमरे के बंद दरवाजे की दराज से रोशनी फूटती महसूस हुई। वो मुहतात अंदाज में इस दरवाजे की जानिब भरने लगा। महमूद बेग ने दरवाजा होले से खोला और दंग रह गया। सामने बिस्तर पर नीम बेहोश एक आलम में सज्जल दराज थी। उसका जर्द चेहरा उसकी खराब तबीयत का पैगाम दे रहा था। वो बेचैन सा सज्जल की जानिब बढ़ा। उसके गाल थपथपाते हुए उसने उसका नाम पुकारा, मगर सज्जल बेसुध पड़ी रही। महमूद बेग ने उसकी सांसों की रफ्तार को मध्यम महसूस कर लिया था। वो बुरी तरह घबरा गया। मुझे सज्जल को फौरन यहाँ से लेकर जाना चाहिए। वो दिल ही दिल में तय करता सज्जल को उठाकर घर से निकल आया था। मरीजा की हालत बहुत तशवीशनाक है। हम बच्चे या मरीजा के बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकते। महमूद बेग उसे गैर मारूफ हॉस्पिटल में लेकर आया था।
वहाँ की डॉक्टर सज्जल की हालत देखकर सख्त तशवीश में मुब्तला कह रही थी। कुछ भी करके आप इस बच्चे को बचा लें, महमूद बेग मुल्तजियाना लहजे में बोला। और मरीज़ा? डॉक्टर ने हैरत और नागवारी के मिले जुले तासुरात के साथ दरियाफ्त किया। मरीज़ा को भी, महमूद बेग घबराते हुए बोला। ये आपकी बेगम है ना? उनकी हालत इतनी दिगरगू क्यों है? यूं लगता है जैसे किसी ने सख्त ज़दोकूब किया है उन्हें। डॉक्टर ने मजीद तशवीश में मुब्तला हुई। मैं घर से बाहर था, मेरी बीवी घर में अकेली थी, तब ही तबीयत खराब होने के बायस गिर पड़ी। महमूद बेग ने बहाना घड़ा। डॉक्टर ने अस्बात में सर हिलाती वापस चली गई। सज्जल की हालत बेहतरी की जानिब गामजन नहीं हो पा रही थी। महमूद बेग सारी रात हॉस्पिटल के बाहर टहलता रहा। तब ही रात के आखिरी पहर उसे खुशखबरी मिली। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है, डॉक्टर ने एक नन्ही सी जान उसके हवाले करते हुए कहा। महमूद बेग गैर यकीनी की हालत में नौ मौलूद को देखता रह गया। बाप बनने का एहसास उसकी आंखों को खैरा कर गया था। और मेरी बीवी? उसने एक खास एहसास के ज़ेरे असर पूछा। उनकी हालत ठीक नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बचा सकें, डॉक्टर ने इतना कहकर चली गई। महमूद बेग खामोशी से उसे जाता देखता रह गया। वो चारों सारा दिन गुजार कर रात जब घर पहुंचे तो गरीनी को स्पेनिश तर्ज के मुर्ग पुलाव के साथ मुंतजिर पाया। अरे वाह, खुशबू बड़ी गजब की आ रही है। ग्रीनी, आपके मुर्ग पुलाव ने तो मेरी भूख एक बार फिर से चमका दी है, हमाद चहक कर बोला। एक बार फिर से मतलब तुम लोग खा पी कर आ रहे हो? ग्रीनी फौरन बात की तह तक पहुंचकर खुफगी से बोली। ग्रीनी, 4 घंटे पहले खाया था, उसके बाद आपकी पोती ने इतना घुमाया कि वो सारा खाना कब का हजम हो गया है। और अब आपके मुर्ग पुलाव ने तो अरसल शरारती निगाहों से मारियाना को देखते हुए ग्रीनी को मस्का लगाने की तैयारी कर रहा था कि मारियाना बीच में बोल पड़ी। तुम तो खामोश ही रहो, कंजूसों के सरदार, इतना ना हुआ कि हमें आइसक्रीम ही खिला दो। अरे मारियाना, कैसी बातें कर रही हो तुम? ग्रीनी के बगैर आइसक्रीम का सोचा भी कैसे तुमने? हम सब आइसक्रीम जरूर खाएंगे, मगर ग्रीनी के मुर्ग पुलाव के बाद उनके हमरा। अरसल ने भी खूब जवाब दिया। मारियाना उसकी चालाकियों पर उसे घूर कर रह गई। अच्छा बाबा, ये नोक झोंक बाद में भी चलती रहेगी, अब जल्दी से तुम लोग मुंह हाथ धोकर आओ, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम लोगों का, ग्रीनी ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर बाद वो चारों ग्रीनी के साथ खाने की मेज पर मौजूद मुर्ग पुलाव की तारीफ में रत्तबुल लिसान दिन भर का अहवाल सुना रहे थे। आपके हाथ में तो अम्मा भी के हाथों जैसा जादू है, वो भी जब खाना पकाती हैं तो दिल नहीं भरता खाना खाने से। हमाद तारीफ के साथ बड़े जोशो खरोश के आलम में खाना खाने में मसरूफ था। अम्मा भी कौन है हमाद? गरीनी ने शुक्रिया के साथ मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। शबनम के खाना खाने हाथ यकदम रुक गए। वो खामोश निगाहों से हमाद की जानिब देखने लगी। हमारी दूसरी माँ है, मम्मा जाने के बाद वही थी जिन्होंने हम दोनों भाइयों को सीने से लगाकर परवरिश की, हमारा घर संभाला, हमारे लिए तो वो माँ ही हैं, अरसल ने अपने मखसूस धीमे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे से अम्मा भी की मोहब्बत की चाशनी छलक रही थी। अरसल की बात पर शबनम मुतमिन सी होकर एक बार फिर खाने में मशगूल हो गई। उसे धड़का लगा हुआ था कि कहीं अम्मा भी को मुलाजमा कहकर नामुतारफ करवा दिया जाता। अजीब नादान थी, इतनी मोहब्बत, इतने खलूस के बावजूद वो ये समझ ही ना पाई कि जो रिश्ते दिल से बंध जाते हैं वो कमतर नहीं रहते। मेरा फिर भी घर वालों के साथ इतना वक्त नहीं गुजरा, मगर हमाद अम्मा भी और शबनम से बहुत अटैच्ड है। हमाद के लिए तो अम्मा भी ही माँ है, उसकी हमदर्द, उसकी सरपरस्त हैं। अरसल मजीद गोया हुआ तो हमाद मुस्कुरा दिया। अम्मा भी हैं ही इतनी अच्छी, बहुत शफीक, बहुत मोहब्बत करने वाली हस्ती। और शबनम? गरीनी ने मुस्कुराकर शबनम को देखते हुए दरियाफ्त किया। उनके सवाल पर अरसल और हमाद ने एक दूसरे को देखा और एक जानदार कहका लगाते हुए हंस पड़े। ये तो बिल्कुल पगली है, हमाद ने छेड़ने में पहल की। शबनम ने चिढ़कर उसे देखा। कितनी बुरी बात है हमाद, अपनी बहन को तुम पगली कह रहे हो? अरसल ने भी शरीर अंदाज में हमाद की खिंचाई की। बस इसी बात का तो गम है भैया जानी कि ये पगली मेरी बहन है, हमाद ने तासुब से सर हिलाते हुए गमगीन लहजे में कहा।
मैं कोई बहन नहीं हूँ आपकी, अच्छी तरह जान लें ये बात। शबनम ने बुरी तरह चिढ़कर हमाद को देखते हुए जवाब दिया। हमाद उसके चेहरे के तासुरात देखे बिना उसकी बात पर हंसता चला गया। गिरीनी मारियाना मुस्कुराती निगाहों से ये सारा मंजर देखते हुए महफूज हो रही थी। मारियाना ने पहली बार अरसल को यूं हंसते मुस्कुराते देखा था। हादसे के बाद अपनी फैमिली से जुड़कर उसके अंदर काफी बदलाव रूनुमा हुआ था। अच्छा भई, अब जल्दी खाना खत्म करो, फिर अरसल ने वादे के मुताबिक हमें आइसक्रीम भी खिलानी है। मारियाना ने बर वक्त याद दहानी कराई। अरसल ने शरीर निगाहों से उसे देखा। मारियाना कंधे उचकाकर मुस्कुराने लगी। कहाँ है मरीजा? वो अधेड़ उम्र औरत दाई थी। यावर बख्त इतनी दिक्कतों और ताल्लुकात की बिना पर उसे ढूंढने में कामयाब हुए थे और अच्छी खासी रकम उसे देने के बाद जब वो उसे अपने हमरा घर लेकर आए तो सज्जल को वहां मौजूद ना पाकर शिशद्दर रह गए। वो औरत चेहरे पर नागवारी सजाए यावर बख्त से मरीजा के मुतल्लक इस्तफसार कर रही थी और वो हक्का बक्का उसे देख कर रह गए। दाई वापस चली गई मगर यावर बख्त का वजूद आंधियों के चक्कर में आ गया था। कहाँ गई सज्जल? कहाँ चली गई आखिर? वो पूरे घर में पागलों की तरह सज्जल को तलाश कर रहे थे मगर वो घर पर होती तो उन्हें मिलती। सज्जल? वो बेबसी के आलम में गुस्से से धारे। गुस्से में उन्होंने सामने रखा गुलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। सर दोनों हाथों से थामकर वो वहीं सोफे पर ढेर हो गए। सज्जल फरार होने में कामयाब हो गई थी। एक जरा सी गलती की उसने, लाचार बेबस जानकर छोड़ कर चले गए और सज्जल बख्शने वालों में से कहाँ थी। उन्हें जल देकर फरार हो गई। वो अपने इरादों में एक बार फिर नाकाम हो चुके थे। सज्जल उन्हें फिर से धोखा देने में कामयाब हो गई थी। वो शदीद तैश के आलम में चीजें उठा उठा कर फेंकने लगे। मुलाजमों को छुट्टी पर भेजने के फैसले पर आज उन्हें शिद्दत से मलाल हो रहा था। फरार तो हुई तुम, मगर अब कौन सा ठिकाना बाकी बचा है जहां अमान ढूंढोगी तुम? गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो अकले सलीम के घोड़े दौड़ाना शुरू हुए। महमूद बेग से धोखा खाकर तुम उसके पास जाने से तो रही, इतनी बेगैरत तो नहीं हो सकती। वो दिल ही दिल में कयास आराई करने लगे। बेगैरत नहीं हो सकती। सज्जल ने ऐसा कौन सा गैरत वाला काम किया है जो तुम उससे गैरतमंदी की उम्मीद रखते हो? अकल ने इस कयास आराई पर यावर बख्त को जोर से झिड़का। वाकई वो सज्जल है जिसे इज्जत रास आती है, ना बख्त ना ही गैरत। वो अपने ख्याल पर तंजिया अंदाज में हंसे। मुमकिन है सज्जल महमूद बेग की तरफ गई हो। मुझे फौरन महमूद बेग के घर जाना चाहिए, वो फैसला कुन अंदाज में उठते हुए बोले। महमूद बेग के घर पहुंचते वो अच्छी तरह सोच चुके थे कि महमूद बेग को किस तरह शीशे में उतारकर सज्जल को वापस हासिल करना है, मगर वहां पहुंचकर एक और झटका उनका मुंतजिर था। महमूद बेग के घर पर लगा बड़ा सा ताला उनको मुंह चढ़ा रहा था। बाज हादसे बज़ाहिर बहुत खौफनाक होते हैं मगर उनके नताइज हैरान कुन तौर पर खुशनुमा साबित होते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना अरसल। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए चहलकदमी कर रहे थे। मारियाना ने आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होते हुए मगन से अंदाज में कहा, अगर ये अजीब सी बात है तो तुमने कही क्यों? अरसल ने उसके चेहरे पर एक नजर डालते हुए सवाल किया। क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कड़े वक्त के बाद मेरे इर्द गिर्द राहत ही राहत है, उसने खुशगवारियत से कहा। अल्लाह ताला कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है। अरसल ने मुस्कुरा कर कहा तो मारियाना लाजवाब से उसे देखने लगी। मैं बहुत खुश हूँ अरसल, मारियाना ने कहा तो खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो और मुझे तुम्हारी खुशी बेहद अजीज है, अरसल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। दफ्तन उसकी निगाह मारियाना के गले में पड़े पेंडेंट पर मरकूज हुई। ये वही पेंडेंट है ना जो तुम्हें एना पाउल ने तोहफतन दिया था? वो खुशगवार हैरत में मुब्तला पूछने लगा। हाँ ये वही है।
मारियाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये बहुत कीमती तोहफा था, एना पाउल का, तुम्हारे लिए मारियाना। उसे हमेशा संभाल कर रखना। ना जाने वो अंगूठी कहाँ खो गई जो मुझे एना ने तोहफे में दी थी। अरसल कहते हुए यकदम गमगीन सा हुआ। वो मेरे पास महफूज है, तुम परेशान ना हो। मारियाना ने मुस्कुराकर उसकी परेशानी खत्म कर दी। अरसल मसरूर सा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के रंग झलकने लगे थे। तुम बहुत अच्छी हो मारियाना, वो कहे बिना ना रह सका। जानती हूँ। तुम ये बताओ, अरसल के इस रात तुमने बताया था कि मेरे लिए एक खास तोहफा खरीद कर रखा है तुमने। कहाँ है वो तोहफा? मारियाना को बरवक्त याद आया तो इश्तियाक से पूछा। तो तुम्हें याद है मेरी वो बात? श्योर, भूल जाने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तो तुम्हें, ना तुम्हारी बातों को, मारियाना ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखों में चाहतों के जुगनू रोशन थे। मैं तुम्हारे लिए ही तो लौटा हूँ मारियाना, अब जिंदगी का मकसद और हासिल तुम ही तो हो। वो मोहब्बत से मारियाना का हाथ थामे बोला। गैलरी में खड़े हमाद ने, जो फारिया को आज के दिन की तस्वीर भेजने में मसरूफ था, मुस्कुराते हुए अरसल और मारियाना को एक दूसरे के साथ देखा। या अल्लाह, अब उनकी जिंदगियों में कोई गम ना लिखना, दुनिया की हर खुशी उनके नाम लिख देना। वो दिल ही दिल में दुआ गो हुआ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ अकेले अकेले? शबनम उसी पल गैलरी में आ मौजूद हुई। सुकून के लम्हात इंजॉय कर रहा हूँ। हमाद ने एक गहरी सांस अपने अंदर उतारते हुए मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखते हुए कहा। कितना मजा आ रहा है हमाद भाई यहाँ। वापस पाकिस्तान जाने का तो दिल ही नहीं चाह रहा। शबनम खुले आसमान में निगाहें जमाए मसरूर सी कहने लगी। हमाद ने रुख मोड़ कर उसे बगौर देखा और महज इस बात में सर हिलाने में इक्तफा किया। आपका क्या दिल चाह रहा है? शबनम ने हमाद की जानिब मुतवज्जा होते हुए पूछा। पाकिस्तान वापस जाने का, हमारी दुनिया तो वही आबाद है। हमाद ने आसमान पर तैरते बादल के सुरमई टुकड़े को देखते हुए जवाब दिया। हमाद ने आसमान पर तैरते बादल के सुरमई टुकड़े को देखते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? शबनम ने हैरानी से इस्तफसार किया। मतलब ये कि बाबा जानी अम्मा भी वही हैं और वो ही हमारी दुनिया है, हमाद ने सादगी से कहा। हाँ, मगर बाबा जाने भी तो यहाँ आ रहे हैं ना, हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। शबनम ने दिल की बात कह दी। वैसे भी वापसी का सुनकर उसका दिल उदास हो रहा था। नहीं, मजीद नहीं रुक सकते। वहाँ अम्मा भी अकेली होंगी। मेरी हाउस जॉब भी है और फिर फारिया मेरा इंतजार कर रही है। कितनी बातें हैं जो मुझे उससे करना है, वो खोए हुए लहजे में कहने लगा। फारिया का नाम सुनकर शबनम का हलक तक करवा हो गया था। हाँ, तो ये कहे ना कि फारिया की याद सता रही है। शबनम तंजिया अंदाज में बोली। हाँ बिल्कुल, याद आ रही है फारिया की। और ये तुम्हारी टोन को क्या हुआ है? हमाद ने घूरते हुए उसे टोका। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, शबनम मुंह बसोर कर बोली। आजकल तुम्हारी टोन में बहुत बदलाव देख रहा हूँ और लहजे का ये बदलाव मुझे बिल्कुल नहीं भा रहा। हमाद अपनी नागवारी ठीक ठाक अंदाज में जताकर वहां से चला गया। शबनम तिलमिला कर उसे जाता देखती रह गई। मेरी जान, मेरा बच्चा। नाश्ते की मेज पर फारिया ने दिलावर को सामने देखा तो खुशी से उसके सीने से जा लगी। दिलावर ने हंसते हुए उसके माथे पर बोसा देते हुए लाड से कहा। आप कब आए? किसी ने बताया भी नहीं। फारिया ने बारी बारी बड़ी बेगम और कमर जहां को देखते हुए कहा। क्यों, तुम्हें कमर जहां की गायकी सुनाई नहीं दी? रात भर वो दिलावर का जश्न मनाती रही। बज़ाहिर मुस्कुराकर बड़ी बेगम ने मैंने खेज लहजे इख्तियार किया था। दिलावर और कमर जहां ने बैक वक्त बड़ी बेगम को देखा। बीजी, आपको अच्छा नहीं लगा कमर का यूं जश्न मनाना? दिलावर का लहजा सवाल भी मैंने खेजी के गिलाफ में लिपटा हुआ था। बड़ी बेगम पहलू बदल कर रह गई। जुमलों का ये तबादला कमर जहां ने खास तौर पर महसूस किया था। उसे वो रात याद आ गई जब फारिया की फरमाइश पर उन्होंने ये गजल उसे सुनाई थी और बड़ी बेगम बुरी तरह बिफड़ गई थी। तो मसला मेरी गायकी में नहीं, इस गीत में है। कमर जहां सोच कर रह गई। तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? जूस का सिप भरते हुए दिलावर ने फारिया को मुखातिब करते हुए पूछा। सैंडविच खाने में मसरूफ फारिया ने चौंक कर दिलावर को देखा। बिल्कुल परफेक्ट, मगर थका देने की हद तक मसरूफ।
फारिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। यानी इस जॉब ने बुरी तरह उलझा कर रख दिया है तुम्हें। दिलावर मुबहम सा मुस्कुराया। बिल्कुल ऐसा ही है, फारिया ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। मसरूफ रहना अच्छी बात है ताकि वक्त कहीं गलत जगह पर ना सरफ हो। दिलावर के लहजे में कोई खास बात छुपी थी। फारिया चौंक कर दिलावर को देखने लगी। शिफ्ट से वापसी कब है तुम्हारी फारिया? उसने इन दोनों की निगाहों में पोशीदा सवालों को नजरअंदाज करते हुए दरियाफ्त किया। शिफ्ट मगरिब के बाद खत्म हो गई, वापसी तभी मुमकिन है। फारिया ने जूस का गिलास उठाते हुए जवाब दिया। ठीक है मेरी जान, फिर तुमसे मुलाकात रात खाने पर होगी। फिर जरा मुझसे मेरे कमरे में मुलाकात करना, कुछ खास बात करनी है तुमसे। दिलावर इतना कहकर नाश्ता करने लगे। बड़ी बेगम नाश्ते से फारिग हो चुकी थी। मेज से उठते हुए उन्होंने इन तीनों पर एक गहरी नजर डाली थी। फारिया के चेहरे पर मचलतन इस तरह उनके जहदीदा निगाहों से पोशीदा ना रह सका था। तुम जिस माजी को बंद कमरे से निकालना चाहती थी फारिया, अब इस बंद कमरे में मैंने तुम्हारे बाप को दीवार बनाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसी दीवार जो न ढलती है न ही किसी गजंद से टूट फूट का शिकार होती है। बड़ी बेगम ने मुस्कुराकर बख्त की जानिब देखा और सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में चली गई। वो खामोश निगाहों से उसे देखता रहा था। इन चंद दिनों में वो क्या क्या हो गई थी। एक ऐसा चमन जो एक ही रात में आंधी की लपेट में आकर उजड़ चुका हो। उसकी हालत भी उजड़े चमन जैसी थी। महमूद बेग का पूरा वजूद पशेमानी की ज़ाद में घिरा हुआ था। उसने सामने बिस्तर पर दराज गहरी नींद सोई सज्जल को देखा और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मैंने गलत किया सज्जल, तुम्हारे साथ ज्यादती की। इस धोखेबाज यावर बख्त की बातों में आकर मैंने तुम्हें उसके हवाले कर दिया। एक पल को बिना सोचा कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। तुम्हारा सोचा ना इस बच्चे का जो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरा खून है। वो खुद एहतसाबी में मुब्तला खुद से शिकवा कर रहा था। तब ही सज्जल के पहलू में लेटा वो नन्हा सा वजूद रोने लगा। महमूद बेग झट उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और उसे आगोश में भरकर प्यार करने लगा। जब से ये बच्चा उसकी गोद में आया था तब से महमूद बेग को अपने अंदर एक वाज़िया तब्दीली महसूस हो रही थी। वो बदल गया था। सज्जल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के बाद वो एक गैर मारूफ इलाके के छोटे से फ्लैट में ले आया था। ये फ्लैट उसने चंद माह के लिए किराए पर लिया था। वो बखूबी जानता था कि सज्जल के यूं गुमशुदा हो जाने पर यावर बख्त जरूर उसके घर पता करने पहुंचा होगा और यावर बख्त से आमना सामना हो, ये वो हरगिज नहीं चाहता था। वो अब सज्जल को यावर बख्त के हवाले करने का रवादार ना था। उसे भूख लगी है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर सज्जल ने आंखें खोल कर देखा और नकाहत भरे लहजे में कहा। महमूद बेग ने फौरन बच्चे को सज्जल के पहलू में लटाया और कमरे से बाहर निकल गया। सज्जल ने एक आज़ुदा नज़र कमरे के बंद दरवाजे पर डाली और बच्चे को एहतियात से उठाने लगी। माँ की आगोश पाकर वो नन्ही जान मुतमिन सा सज्जल को देखने लगा। सज्जल के चेहरे पर ममता से चूर मुस्कान फैल गई। वो बच्चा भी मुस्कुराने लगा। सज्जल ने उसे अपने सीने से चिमटा लिया। ये कैसी दुनिया, मैंने तो आंखें खोल ली। मेरे लखते जिगर, तुझे तो हर रिश्ता गुनाह की सूरत मिला। तेरी माँ भी जानी, तेरा बाप भी गुनाहगार, सज्जल ने भीगे लहजे में कहा। उसकी आंखों से आंसू बल बल कर गिर रहे थे। मगर वो नन्हा सा वजूद बेनियाज सा माँ के सीने से लिपटा हुआ अपनी भूख मिटा रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत पछतावे का शिकार हूँ, तेरी कसूरवार हूँ। तुम्हारी जिंदगी को मैंने रुसवाई का सबब बना दिया। बहुत बेगैरत औरत हूँ, बहुत खुदगर्ज साबित हुई हूँ। मेरी जान तुम्हारे वास्ते। सज्जल की आहजारी बुलंद होती चली गई। दूसरे कमरे में मौजूद महमूद बेग परेशान होकर वहीं टहलने लगा। तू बड़ा होगा, चलने फिरने बोलने के काबिल होगा और फिर सवाल करेगा मेरे मुतल्लिक, अपने बाप के मुतल्लिक, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तेरा हर सवाल मुझे अभी से शर्मसार कर रहा है। सोजो ज़िया का एहसास सज्जल को माँ बनते ही कचोके लगाने लगा था। वो क्या थी, वो क्या है, कैसी जिंदगी वो जी रही है और कैसी जिंदगी वो अपनी औलाद को देने जा रही है।
ان تمام سوالوں کے جواب سجل کو پچھتاوے میں مبتلا کر گئے تھے۔ میں تجھے کیسے کہوں کہ جو تیرا باپ ہے وہ میرا شوہر نہیں، اور جو میرا شوہر ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ سجل کی آہذاری محمود بیگ کو سخت اضطراب میں مبتلا کیے دے رہی تھی۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ تجھے باپ نامی رشتہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں، یا تم بھی ہماری طرح حرامہ نصیبی کی زندگی گزارے گا، سجل نے اسے اب خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ معصوم ہر شے سے بیگانہ اپنی مراد پوری ہونے پر نیند کی وادی میں جا سویا تھا، اور ہماری طرح گناہوں پچھتاؤں کی زندگی جینے سے بہتر ہے تو عزت والی موت مرے، سجل نے عجیب سے انداز میں اس ننھے وجود کو بستر پر پٹکتے ہوئے کہا۔ وہ بچہ اس افتاد پر لرز اٹھا اور یوں بے دردی سے پٹکے جانے پر احتجاجاً زور زور سے رونے لگا۔ محمود بیگ سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ وہ بے قرار سا کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں تجھے باعزت زندگی نہیں دے سکتی میری جان، مگر عزت کی موت تو دے سکتی ہوں۔ میں تجھے صرف عزت کی موت ہی دے سکتی ہوں میری جان، سجل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس فرشتہ صفت ننھے وجود کے گلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رک جاؤ سجل، پاگل مت بنو، محمود بیگ چیختا ہوا اس کی جانب بڑھا اور چیل کی طرح جھپٹ کر بچے کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ وہ بچہ بلکتے بلکتے خاموش ہو گیا۔ ابھی اس کا باپ زندہ ہے، وہ دے گا اسے عزت بھری زندگی، محمود بیگ بپھرے ہوئے انداز میں بولا۔ سجل اس کی بات پر دیوانہ وار ہنسنے لگی۔ کون سا باپ؟ وہ جو اس کے پیدا ہونے کا سبب بنایا، پھر وہ جسے دنیا اس کا باپ جانے گی۔ سجل کے لہجے میں خنجر سی کاٹ تھی۔ محمود بیگ کٹ سا گیا۔ میں ہوں، بس میں ہوں اس کا باپ، اور کسی کو اس کے باپ ہونے کا حق حاصل نہیں، محمود بیگ دھیمے لہجے میں بولا۔ ان دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ محمود بیگ، تم نے بھی وہی کیا جو تمہارے باپ نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ کیا۔ بختاور نے تمہاری ماں کو بھی گناہوں کی پوٹلی بنا دیا تھا، اور تم نے بھی اپنے بچے کی ماں کو گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیا، سجل نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس کی ویران آنکھیں محمود بیگ کی آغوش میں سوئے اس معصوم جان پر ٹکی ہوئی تھی۔ تم میں اور یاور بخت میں ذرا بھر کا بھی فرق نہیں، تم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہو، باپ بھی وہ جس کے خون میں دھوکہ اور نفس بے لگام گھوڑے جیسا تھا۔ سجل کا حرف حرف حقیقت پر مبنی تھا۔ محمود بیگ کا سر مزید جھک گیا۔ یاور بخت کی نفرت جھیل کر میں نے جانا کہ حساب کتاب کا عمل کتنا سخت ہے، اور یہ تو دنیاوی حساب کتاب ہے۔ جب اللہ منصف ہوگا اور کٹہرے میں ہم تینوں کھڑے ہوں گے تو اپنے گناہوں کا کیا جواب دیں گے؟ سجل کی نگاہیں محمود بیگ کے نادم چہرے پر مرکوز ہوئی۔ کیا میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنے باپ کے ظلم کا انتقام زمانے بھر سے لیا، اور یاور بخت کہے گا کہ سجل کے دھوکے کے سبب وہ جابر بنا، اور تم کہو گے تم نے اپنے باپ کے دھوکے کا انتقام اپنے سوتیلے بھائی سے لیا، اور کیا ہم سب کے غصے، انتقام، بدلے کے سبب کہیں بھی انصاف واقع ہو سکا؟ محمود بیگ، سجل کڑے تیور لیے محمود بیگ کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ محمود بیگ محض نظریں چرا گیا۔ نہیں، انصاف کہیں قائم نہیں ہو سکا۔ وجہ جانتے ہو کیوں؟ ہم نے غلط لوگوں سے انتقام لیا، اور سود سمیت لیا، اور یہ سود سمیت انتقام ہم سب کو کھا گیا۔ سجل کا لہجہ رفتہ رفتہ بھیگنے لگا تو محمود بیگ دھنگ سا اسے دیکھنے لگا۔ اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، نہ میں، نہ تم، نہ یاور، ہمارا اب کسی کی جانب کوئی حساب نہیں نکلتا۔ اب ہم سب ایک دوسرے کو جواب دہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس ننھے وجود کے جواب دہ ہیں کہ اسے کس طرز کی زندگی دینے جا رہے ہیں۔ سجل کی بات کڑی مگر سچی تھی۔ اس پل سجل اور محمود بیگ نے بیک وقت اس چند دنوں کے بچے کو دیکھا جو ہر بات سے بے نیاز میٹھی نیند سو رہا تھا۔ کیسے ہو پیڈرو؟ شام ڈھلے وہ چہل قدمی کی گرد سے گھر سے باہر نکل رہا تھا، تب ہی پیڈرو کی آمد ہوئی۔ سنور، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، پیڈرو نے بغل گیر ہوتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ارسل اس کی بات پر مسکرا اٹھا۔ تمہیں یاد کر رہا تھا میں۔
اچھا ہوا تم آج ملنے آ گئے۔ ارسل اور پیڈرو ایک ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ میں اسپین سے باہر گیا ہوا تھا۔ میاں نے آپ کی صحت یابی کی اطلاع دی تھی۔ میں بے تحاشا میٹنگز میں الجھا ہوا تھا۔ کال پر آپ سے رابطہ بھی نہ ہو سکا۔ کل ہی میری آمد ہوئی ہے اور آتے ہی آپ سے ملنے آ گیا۔ سینور، بہت وقت گزر گیا۔ آپ کی ذمہ داریاں اب آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے تو ارسل نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ وہاں بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ تھا، خلوص ہی خلوص چھلک رہا تھا۔ کچھ دن تو مزید آرام کروں گا پیڈرو، آفس کی مجھے فکر نہیں۔ تم بہت خوش اسلوبی کے ساتھ تمام معاملات دیکھ رہے ہو، میری ذمہ داری بھی بہترین انداز میں نبھا رہے ہو۔ ارسل نے توصیفی لہجے میں اسے سراہا۔ آپ کی ذمہ داریاں بطور امانت سنبھال رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اب آپ واپس لوٹ کر پہلے کی طرح اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ پیڈرو کے اصرار پر اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، ایک بات بتاؤ پیڈرو، اینا پاؤل کے بعد اب کمپنی کسے برانڈ ایمبیسڈرز نامزد کر رہی ہے؟ مارگریٹا۔ سینور، کمپنی نے اس کا نام منظور کر لیا ہے۔ میری ملاقات بھی ہو چکی ہے، کانٹریکٹ بھی تقریباً طے ہو چکا ہے۔ پیڈرو نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ کیا اس بار بھی شاندار عشائیے کا ارادہ ہے؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ عشائیے کا ارادہ کیا ہے؟ پیڈرو اسے مکمل تفصیل فراہم کرتے ہوئے بولا۔ ارسل خاموش رہا۔ وہ غیر ارادی طور پر ایک بار پھر اس شام کو سوچنے لگا تھا۔ سینور، داؤد سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کا پوچھ رہا تھا۔ ملاقات کا بھی خواہش مند تھا۔ پیڈرو نے اچانک یاد آنے پر اسے مطلع کیا۔ ارسل نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا اور کہا، داؤد سے رابطہ ہو تو اسے کہنا کہ میں منتظر ہوں۔ ارسل کے جواب پر پیڈرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میاں کیسی ہے پیڈرو؟ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ ارسل کو خیال آیا تو پوچھ بیٹھا۔ پیڈرو بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ ٹھیک ہے، اسے خبر نہیں کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگر معلوم ہوتا تو ضرور میرے ساتھ ملنے آتی۔ پیڈرو کی بات پر ارسل کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، میاں کے حوالے سے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پیڈرو، ارسل کے لہجے میں سنجیدگی محسوس کر کے پیڈرو چونکا۔ ارسل میاں کی وہ تمام باتیں اسے منو ان بتانے لگا جو اس نے ماریانا سے کہی تھی۔ پیڈرو یہ تمام باتیں جان کر خاموش ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں متنبہ کیا تھا پیڈرو، آپ ایک بار پھر کر رہا ہوں، میاں تمہارے متعلق غلط فہمی پیدا کر رہی ہے۔ یہ بات صاف اشارہ ہے کہ وہ تم سے مخلص نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک مخلص انسان ہو اور میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، مگر میں کسی کی بھی بدگمانیوں کا باعث بن سکتا ہوں۔ نادانی میں کیا گیا غلط کام ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں۔ بس ایک بار پھر میں کہوں گا کہ تم محتاط رہو۔ ارسل اسے نصیحت کرتے ہوئے بولا۔ پیڈرو خاموش رہا۔ وہ حقیقتاً میاں کی باتوں سے یکسر انجان تھا اور اب جان چکا تو غم و غصے کا شکار تھا۔ واپسی پر اس کی گاڑی کا رخ میاں کے گھر کی جانب تھا۔ فاریہ جب سے گھر لوٹی تھی اسی الجھن کا شکار تھی کہ آخر دل آور بخت نے اسے رات کے کھانے کے بعد ملاقات کے لیے کیوں کہا؟ کیا بند کمرے کے حوالے سے اس کی مصروفیات ان کے علم میں لائی جا چکی تھی یا پھر کوئی اور بات ہے؟ کئی اندیشے وسوسے اسے مستقل ستا رہے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ملازمہ اسے دلاور بخت کا پیغام دے گئی۔ وہ شش و پنج میں گرفتار دلاور بخت کے کمرے میں چلی آئی۔ پاپا، آپ نے بلایا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فاریہ نے مسکرا کر استفسار کیا۔ ہاں، کچھ خاص بات تھی جو مجھے اپنی بیٹی سے کرنی تھی، دلاور بخت نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ نیلی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس سگار پینے میں مصروف تھے۔ قمر جہاں ان کے پہلو میں سفید سلک کی ساری میں ملبوس بیٹھی تھی۔
فاریہ نے ایک گہری نگاہ دلاور بخت کے تازہ دم چہرے پر ڈالی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کی شاندار شخصیت سے مرعوب رہی تھی۔ آج بھی ان کا متاثر کن انداز اسے ایک بار پھر سے اپنے رعب میں مبتلا کر رہا تھا۔ دلاور بخت سے نظریں ہٹانے کے بعد اس نے قمر جہاں کے خاموش چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی لمحہ بھر کے لیے فاریہ کو متفکر کر گئی۔ بہرکیف وہ آگے بڑھ کر دلاور بخت کے روبرو بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے فاریہ، جیسے تم بے حد پریشان ہو؟ دلاور نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشان تو نہیں پاپا، بس تھکن ہو جاتی ہے۔ ہاؤس جاب نے زندگی بے حد تبدیل کر دی ہے۔ فاریہ ان کے بائیں پہلو میں بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ دلاور کی مسکراتی آنکھوں نے بیٹی کی مسکان سے تازگی کو انکا پایا تھا۔ آپ دونوں اطمینان سے باتیں کریں، میں ذرا بی جی کو دیکھ لوں، انہیں کچھ بات کرنی تھی مجھ سے۔ قمر جہاں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے متانت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ چاہتی تھی دلاور اور فاریہ آپس میں کھل کر بات کریں۔ فی الوقت مجھے بی جی سے بھی اہم باتیں کرنی ہیں تم لوگوں سے۔ قمر جہاں یہاں بیٹھی رہو۔ دلاور کے کہنے پر قمر جہاں پلو سمیٹتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ فاریہ نے ایک نظر قمر جہاں کو دیکھا، پر وہ ہر بات سے لا علم نظر آ رہی تھی۔ تم جانتی ہو فاریہ کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ میری زندگی میں سب سے اہم ترین رشتہ ہے وہ تم سے ہے۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور جو پایا ہے ان میں تم سب سے قیمتی ہو۔ تم سے میرا بے حد کھڑا، خالص اور سچا رشتہ ہے۔ تم سے مجھے نہ کوئی الگ کر سکتا ہے، نہ ہی تمہیں چھین سکتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ تم میری زندگی کا حاصل ہو تو میں غلط نہ ہوگا، دلاور کھوئے ہوئے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے بظاہر فاریہ کا چہرہ تھا، مگر اس چہرے پر دلاور بخت کا ماضی درج تھا۔ فاریہ خاموشی سے اب اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہ بخوبی جانتی تھی کہ دلاور کی زندگی میں اس کے دل میں اسے خاص مقام حاصل ہے، مگر اس قدر خاص اور اہم ہے وہ دلاور کی زبانی جان کر وہ عجب سرشاری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے احساس تفاخر میں مبتلا ایک نظر قمر جہاں کے چہرے کے نظر کی، وہاں سکوت طاری تھا۔ تم وہ واحد ہستی ہو فاریہ جس کے آگے سب ہیچ ہے۔ میں بے شک زندگی کی روگردانی میں بے حد مصروف رہا ہوں، مگر تمہاری فکر اور تمہاری طرف سے کبھی انجان رہا نہ بے خبر۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو فاریہ۔ دلاور آج نہ جانے کن وسوسوں اور اندیشوں کا شکار تھا، جو یوں دل کی بات کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ اس کا مزاج تو نہ تھا۔ اس کے اندر تو کئی راز دفن تھے، کئی احساسات، جذبات جنہیں وہ کبھی بھی زبان پر لانے کا روادار نہ ہوا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں فاریہ سے کہہ رہا تھا۔ قمر جہاں کے لیے یہ لمحہ ایک کڑوی سچائی کی صورت میں عیاں ہوا تھا۔ بی جی کی بات بار بار اس کی سماعت میں دستک دے رہی تھی۔ فاریہ اس کا خون ہے، اس کا اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ محض بیوی، جس سے شاید صرف دلی وابستگی اور لگاؤ ہے، جس سے تعلق کبھی بھی کسی بھی موڑ پر توڑا جا سکتا ہے۔ رشتے میں بندھی یہ نازک ڈور اتنی پائیدار بھی نہیں۔ کم از کم قمر جہاں کو یہ احساس شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اور جو انسان تم سے اپنی بے غرض محبت کرتا ہو وہ کبھی بھی تمہارے لیے غلط نہیں سوچ سکتا۔ کہو فاریہ، کیا سوچ سکتا ہے؟ دلاور بخت نے اچانک سوال کیا۔ فاریہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ میں جانتا تھا تمہارا جواب یہی ہوگا، تب ہی تمہیں خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، دلاور نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ قمر جہاں اور فاریہ دونوں نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ پاپا کی جان فاریہ، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔